नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अफेयर्स की 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। पहला है आयोग और समिति, दूसरा है सम्मेलन और प्रदर्शनियां, तीसरा है विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं आयोग और समिति से। आपने पूर्व के प्रश्न पत्रों में ये देखा होगा कि आयोग और समिति से निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं और इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो पूर्व में गठित की गई समितियां होती हैं और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो करंट में जो समितियां गठित हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो आज की क्लास में करंट में गठित समितियों की चर्चा करेंगे। इसमें पहली समिति दी गई है राधा कृष्णन समिति। याद रखिएगा, भारत सरकार ने 4 नवंबर 2022 को डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, इसलिए समिति का नाम पड़ा राधा कृष्णन समिति। अब यह प्रश्न उठता है कि राधा कृष्णन समिति क्यों गठित की गई? तो याद रखिएगा, उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए सलाह देने हेतु राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा, राधा कृष्णन समिति में 4 सदस्य होंगे। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में जो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की परिकल्पना की गई है, इसके लिए भी रोड मैप बनाने के लिए कहा गया है। क्लियर है? यानी ये जो राधा कृष्णन समिति है, ये राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए भी रोड मैप बनाएगी। यदि हम इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर के राधाकृष्णन है, जो कि अध्यक्ष हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी कानपुर के। साथ ही साथ वो अध्यक्ष हैं आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के। इसमें इनके अलावा सदस्यों में जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उसमें प्रोफेसर मृदुल हजारिका हैं, जो कि कुलपति हैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय असम के। तो इतनी बातें आप यहाँ पर राधा कृष्णन समिति के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है। याद रखिएगा, सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर वर्तमान नियमों को सरल और मजबूत बनाना। तो याद रखिएगा, ये जो अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति बनाया सेबी ने, इस समिति में 20 सदस्य होंगे और इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है एस.जे. वजीफादार, ये अध्यक्षता करेंगे। तो याद रखेंगे, अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई है वो है एस.जे. वजीफादार। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही एस.जे. वजीफादार समिति का संबंध किससे है? तो आपका सीधा होगा कि अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए किसके द्वारा गठित की गई? तो याद रखिएगा, सेबी ने इसका गठन किया है। क्लियर है? याद रखिएगा, इस समिति में सेबी और साथ ही साथ शेयर बाजार बीएसई और एनएसई के साथ ही विधि फर्मों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। ये समिति नियामक को शेयरों के अधिग्रहण और कारोबारी सुगमता से संबंधित मामलों पर सलाह देगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, सेबी से ही संबंधित है कि सेबी ने अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि ये बाजार नियामक है सेबी। इसने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और सामाजिक शेयर बाजार से संबंधित अपनी जो सलाहकार समिति है, इसका पुनर्गठन कर दिया है। आप सभी को पता है कि ये जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए जो सलाहकार समिति थी, इसकी अध्यक्षता केवी सुब्रमण्यम साहब कर रहे थे। अब इनकी जगह पर अध्यक्षता हसमुख अधिया करेंगे। याद रखिएगा, ये 16 सदस्यीय समिति होगी। तो अब विदेशी मामलों के लिए यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए जो सलाहकार समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हसमुख अधिया साहब। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है केजी बालकृष्णन समिति। याद रखिएगा, ये जो केजी बालकृष्णन समिति है, इसका गठन सरकार ने अक्टूबर 2022 में किया। इसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन करेंगे। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम पड़ गया केजी बालकृष्णन समिति। अब प्रश्न उठता यह है कि केजी बालकृष्णन समिति किस लिए गठित की गई? तो याद रखिएगा, जो धर्मांतरण कर चुके दलित हैं, अब उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, इस बात का अध्ययन करने के लिए केजी बालकृष्णन समिति का गठन किया गया। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि केजी बालकृष्णन समिति का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे, इसमें आरक्षण का लाभ जो दलित पा रहे हैं और उन्होंने हिंदू, सिख, बौद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को अपना लिया है, तो क्या उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए या न दिया जाए, इससे संबंधित है केजी बालकृष्णन समिति। इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है। अगर हम इस समिति में सदस्यों की बात कर लें तो इसमें सदस्य के तौर पर सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर रविंदर सिंह हैं और यूजीसी के सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव जी हैं।
याद रखिएगा, इस आयोग को 2 वर्ष के अंदर में अपनी रिपोर्ट को सौंपना है। अगली समिति देखिए, अगली समिति है सुब्रमण्यम समिति। 5 अगस्त 2022 को सेबी ने विदेशी निवेशक को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो ऊपर अभी आपने पढ़ा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निदेशक के लिए जो सलाहकार समिति थी उसका पुनर्गठन किया गया है और केवी सुब्रमण्यम साहब की जगह पर हसमुख अधिया को अब इसका अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है? तो ये आप पहले ही देख चुके हैं। अगला देखिए, द्वितीयक इस्पात पर सलाहकार समिति। याद रखिएगा, 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में एक द्वितीयक इस्पात पर सलाहकार समिति का गठन किया गया। अब इस सलाहकार समिति का गठन क्यों हुआ? क्योंकि देश में द्वितीयक इस्पात के उत्पादन में निरंतर कमी हो रही थी। याद रखिएगा, ये जो द्वितीयक इस्पात उद्योग है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका उपयोग कोल्ड रोल्ड उत्पादों, पाइप, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड और रंग लेपित स्टील में किया जाता है। तो ये किसकी अध्यक्षता में? ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में द्वितीय इस्पात पर सलाहकार समिति का गठन किया गया है। अगला है, एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। आप सभी को पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस फुल फॉर्म है एमएसपी का, और इसको अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को, तिथि याद रखेंगे, 18 जुलाई 2022 को पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो याद रखेंगे, संजय अग्रवाल समिति का गठन किससे संबंधित है? तो ये एमएसपी को और अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए गठन किया गया। याद रखिएगा, ये जो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, इसमें सदस्यों की संख्या 26 होगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्रियों को भी इसमें जगह दी गई है। तो याद रखेंगे, एमएसपी को पर चिंतन करने के लिए जो समिति का गठन हुआ है वो संजय अग्रवाल साहब की अध्यक्षता में किया गया है। अगला है केवी कामत समिति। 16 जून 2022 को सेबी के द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। ये जो सलाहकार समिति है, ये किसकी अध्यक्षता में बनी? तो याद रखिएगा, केवी कामत की अध्यक्षता में। ये जो केवी कामत साहब हैं, ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं और केवी कामत साहब की अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर सलाहकार समिति का गठन हुआ है। और किसके द्वारा किया गया? तो सेबी के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसमें 20 सदस्य होंगे। समिति भारत में हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास और विनियमन से जुड़े मुद्दों पर अपनी सलाह को देगी। अगली समिति का नाम है सुरेश प्रभु समिति। आप सभी को पता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश प्रभु साहब, जिनके पास रेल मंत्रालय जैसा प्रमुख मंत्रालय रहा। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। किसने किया? केंद्र सरकार ने, सितंबर 2022 में। किस लिए किया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सुरेश प्रभु समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा, इस समिति में देश के विभिन्न हिस्सों से 47 सदस्य इसमें शामिल होंगे। यानी सुरेश प्रभु समिति, जो कि राष्ट्रीय सहयोग नीति पर मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गई, इसमें 47 सदस्य होंगे। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए बनाई गई है। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सहकार से समृद्धि योजना चलाई थी। इसको और बूस्टअप करने के लिए, इसको और बढ़ावा देने के लिए, इसके सही क्रियान्वयन के लिए जो समिति गठित की गई है वो है सुरेश प्रभु समिति। अगला देखिए, अगली समिति है मरम्मत के अधिकार पर जो पैनल गठित किया गया उससे संबंधित। याद रखिएगा, उपभोक्ता मामले के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक पैनल गठित किया है, एक समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता करेंगी निधि खत्री। तो याद रखेंगे, निधि खत्री समिति का संबंध किससे है? मरम्मत के अधिकार से संबंधित है। यहां पर अगर पूछा जाए कि इस समिति में और कौन कौन से सदस्य हैं, तो याद रखिएगा, इस समिति में सदस्य अनुपम मिश्रा हैं, साथ ही साथ परमजीत सिंह धालीवाला हैं और अशोक पाटिल हैं। क्लियर है? तो ये इस मरम्मत के अधिकार पैनल में ये 3 सदस्य भी इसमें शामिल हैं। अगला देखिए, अगला है प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और त्योहार से संबंधित। इसमें सबसे पहला दिया गया है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज अर्थात यूएचसी दिवस 2022। याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया है। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां से, और निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी आयोग हैं वो अपने प्रश्न पत्र में करंट से इस प्रश्न को लेने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो याद रखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित ये सम्मेलन है और इसका नाम क्या है?
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 और आयोजन कहां पे हुआ? वाराणसी में 10 से 11 दिसंबर 2022 को। इसमें आगे देखिए, अगर पूछा जाए कि ये जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 था, इसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। क्या थीम थी? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। याद रखेंगे इसे। अगला है छठा आयुष कॉन्क्लेव 2022। याद रखिएगा 23 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में छठे भारतीय उद्योग परिसंघ CII आयुष कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस अवसर पर जो आयुष मंत्री हैं, जिनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो आयुष बाजार है वो 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहां पर आपको 3 बातें ध्यान रखना है। ये जो आयुष कॉन्क्लेव 2022 आयोजित हुआ, ये छठा संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और दूसरी बात याद रखना है कि इन्होंने बताया कि जो भारत का आयुष बाजार है वो 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। अगला देखिए, अगला है दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022। याद रखिएगा 10 से 14 अक्टूबर 2022 के बीच भारत के हैदराबाद में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। तो क्रम कौन सा है? दूसरा है। कहां पर आयोजित हुआ? हैदराबाद में आयोजित हुआ। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसे संबोधित किया। अगर यह पूछा जाए कि ये जो दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 थे, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। क्या थीम थी? जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये थीम थी। अगला है कनाडा में बायोडाइवर्सिटी पर COP15 का सम्मेलन हुआ। याद रखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में बायोडाइवर्सिटी पर विश्व भर के 195 देशों का 15वां सम्मेलन हुआ, जिसको आप COP15 के नाम से जानते हैं। और ये किससे संबंधित है? ये बायोडाइवर्सिटी पर ये COP सम्मेलन था, जिसका क्रम है 15वां। और ये कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 7 से 19 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, ये जो COP15 है, ये 2020 में चीन के कुनमिंग में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस सम्मेलन का एक ही हिस्सा वहां पर हो सका था। अब इस सम्मेलन का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी पर COP15 सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसका आयोजन तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो थी वो चीन के ही पास थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण। क्लियर है? इस संस्करण का नाम क्या दिया गया? टेलीमेडिकॉन 2022। तो याद रखेंगे, ये जो टेलीमेडिकॉन 2022 है, ये कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। याद रखिएगा, टेलीमेडिकॉन 2022 सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी बात, ये आयोजन कब हुआ? तो याद रखिएगा, टेलीमेडिकॉन 2022 का आयोजन 10 से 12 नवंबर 2022 के बीच हुआ। किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, केरल राज्य के सहयोग से। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो टेलीमेडिकॉन का आयोजन हुआ 2022 में, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। यहां पर इसकी थीम भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी की शुरुआत की। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय स्तर पर टेलीमेडिसिन जागरूकता के लिए एक वैज्ञानिक सोसाइटी बनाने का संकल्प लिया और इसी संकल्प के परिणाम स्वरूप टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। अगला देखिए, अगला है नो मनी फॉर टेरर, यानी आतंक के लिए कोई वित्त नहीं सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, ये तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन था। इसका आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, नो मनी फॉर टेरर का जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है NMFT। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा हो, इसीलिए आतंक के लिए कोई वित्त नहीं सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 75 देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है
कि नो मनी फॉर टेरर अर्थात NMFT ये फ्रांसीसी सरकार की एक पहल है और इसका पहला आयोजन 2018 में किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है वर्ल्ड डेयरी समिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IDF WDS 2022। देखिए ये जो IDF है, IDF का मतलब है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन और WDS का मतलब है वर्ल्ड डेयरी समिट। क्लियर है? ये सम्मेलन 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समिट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस समिट के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक भारत 100% पशुओं को मुंहपका, खुरपका और ब्रुसलोसिस का वैक्सीन लगवाएगा। ठीक है, यानी 100% पशुओं को मुंहपका, खुरपका और ब्रुसलोसिस का वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य है वो कब तक है? 2025 तक। इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगर हम इस समिट की थीम पर बात कर लें, अर्थात वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की थीम क्या थी? आजीविका और पोषण के लिए डेयरी। याद रखिएगा, भारत ने इसके पूर्व 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। अगला देखिए, अगला है खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, 25 से 27 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली में खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो खनिज और धातु पर जो एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या रखा गया है? खनिज और धातु में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी। इसकी थीम थी रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल्स, और आयोजन दिल्ली में हुआ। अगला देखिए, अगला है स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन 2 जून और 3 जून 2022 को हुआ। और याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा, यह मानव पर्यावरण पर 1972 के UN सम्मेलन यानी स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, और इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया गया था। क्लियर है? यानी ये जो 1972 में गठित हुआ था, तो इसके 50 वर्ष बाद यानी 2022 में इसका आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो याद रखिएगा, इस सम्मेलन का विषय सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। यहां एक बात और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यदि इसके विषय को इंग्लिश में देख लें तो ए हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये इसका विषय था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो चर्चा हुई कि उसके अब 50 वर्ष हो गए 2022 में, इसका आयोजन 5 जून से 16 जून 1972 के बीच स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टॉकहोम, और चूंकि उसके 50 वर्ष हो गए थे, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम पड़ा स्टॉकहोम प्लस 50। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक 2022। याद रखिएगा, 24 अगस्त 2022 को संघाई सहयोग संगठन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में SCO के नाम से जानते हैं, इनके सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक हुई। और यह वार्षिक बैठक कहां पर हुई? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई। यदि हम इसमें रक्षा मंत्रियों की जो बैठक थी, इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व की बात करें, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, 29 अगस्त 2022 को वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी, इसका पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे, जो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 था, कहां पर आयोजित हुआ? दुबई में। कब? तो 29 अगस्त 2022 को। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है होम्योपैथी चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं को इस प्रकार होम्योपैथी प्रणाली को शिक्षित करना और इसका बढ़ावा देना। क्लियर है? यदि हम इस पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय पर बात कर लें, तो इसका विषय है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां। याद रखेंगे विषय को भी। अगला सम्मेलन है पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, साइंस सिटी अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में है, यहां पर 10 और 11 सितंबर 2022 को
पहला केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात में। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश भर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, युवा वैज्ञानिक और छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना, ये उद्देश्य था पहले केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का, जो कि अहमदाबाद में आयोजित हुआ। अगला देखिए, अगला है हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये 12 सितंबर 2022 को हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो याद रखेंगे, हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 था, वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। दूसरी बात, इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, 10 जून 2022 को ILO के द्वारा जेनेवा में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। यानी यहां पर दो बातें याद रखेंगे, विश्व कार्य शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल जेनेवा में, किसके द्वारा? तो ILO के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कई वैश्विक संकटों से निपटना, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति और लचीलेपन को बढ़ावा देना। क्लियर है? तो ये इसकी थीम थी, याद रखेंगे। अगला है बायो एशिया 2023। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में किया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जो 20वां बायो एशिया 2023 का इसका आयोजन कब होगा? हैदराबाद में। कब से कब तक? तो 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। यदि हम 20वें बायो एशिया 2023 के विषय की बात कर लें, विषय है एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन एज्ड हेल्थ केयर। तो याद रखेंगे, ये 20वें बायो एशिया 2023 का विषय था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव। याद रखिएगा, 16 से 18 जून 2022 के बीच शिमला में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पे हुआ? शिमला में। याद रखिएगा, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी और भाषा तथा संस्कृति विभाग ने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया। कहां पर? शिमला में। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय अर्थात COP15 2022। याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइवरी कोस्ट डी आइवर, जो कि पश्चिमी अफ्रीका में है, यहां के एबिजान शहर में COP15, जो कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम अभिसमय के लिए आयोजित की गई थी, इसको इन्होंने संबोधित किया। यानी यहां पर आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय, जिसको COP15 2022 कह रहे हैं, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे, इसका आयोजन आइवरी कोस्ट डी आइवर अर्थात पश्चिमी अफ्रीका के एबिजान शहर में किया गया। दूसरी बात, भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्री हैं। और याद रखिएगा, ये 15वां सत्र था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भू स्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया जाए। याद रखिएगा, इसका आयोजन 9 से 20 मई 2022 के बीच हुआ था। 9 मई से 20 मई 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया था। यदि हम COP15 2022 के थीम की बात कर लें, तो इसकी थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय अर्थात COP15 2022 की थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत ने जमीन को रेतीला बनाने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के समझौते अर्थात COP14 सम्मेलन की मेजबानी की थी। यानी COP15, जो कि पश्चिम अफ्रीका के एबियाना शहर में हो रही है, इसके पहले COP14 का आयोजन भारत में हुआ था। और कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में 1 सितंबर से 2 सितंबर 2019 में यह आयोजन किया गया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि COP14 का आयोजन 2019 में भारत में हुआ था और COP15 का आयोजन पश्चिमी अफ्रीका के एबिजाना शहर में हुआ। अगला देखिए, अगला है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस
कांग्रेस का आयोजन। याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री ने 22 अप्रैल 2022 को भोपाल में 2 दिवसीय 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस के जो सम्मेलन था उसका उद्घाटन किया। तो यहां पर भी आपको अभी तक 2 बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का आयोजन किया गया, ये किस क्रम का था? 48वां था। कहां पर आयोजित हुआ? तो भोपाल में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। यदि हम इस आयोजन की बात कर लें कि इसका आयोजन किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इस अवसर पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भोपाल में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी। तो याद रखेंगे, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां पर बनने की घोषणा? भोपाल में। किसने की? गृह मंत्री ने। किस सम्मेलन के दौरान? तो 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस 2022 के दौरान। अगला देखिए, अगला है जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ने जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 मई 2022 को पुणे में किया। तो याद रखेंगे, जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर? पुणे में। किसके द्वारा? जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के द्वारा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था और इस सम्मेलन में व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। और यह एक वैश्विक संगठन है जो कि जैन समुदाय को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार। देखिए, यहां विज्ञान प्रौद्योगिकी से अगर आप पूर्व के प्रश्न पत्रों के एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कोई प्रोजेक्ट है, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें किस आईआईटी की तरफ से सहयोग किया जा रहा है या किस आईआईटी की इनिशिएटिव से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं, तो जरा इनको कवर करते हैं। पहला है देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार। तो याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने 28 नवंबर 2022 को देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार को लॉन्च किया। किस के द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। याद रखिएगा, इस कार का नाम क्या है? RF23। ये जो RF23 कार है, ये देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार है और इसको जो एक समूह है आईआईटी मद्रास के छात्रों का, उस समूह का नाम क्या रखा गया है? टीम रफ्तार। यानी टीम रफ्तार के साथ देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार RF23 का आयोजन को लॉन्च किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो टीम रफ्तार है इसमें कुल मिलाकर 45 छात्र शामिल हैं और इन टीम रफ्तार ने एक अनुरोध किया कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फार्मूला कार बनाई है इसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाए। और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम फार्मूला स्टूडेंट जर्मनी में अगस्त 2023 में इसे ले जाने का विचार भी किया जा रहा है। अगला है आईआईटी जोधपुर ने खोजा शुद्ध हाइड्रोजन बनाने वाली तकनीकी। याद रखिएगा, आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन बनाने की तकनीक को विकसित किया है। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब याद रखिएगा, इसका उपयोग हाइड्रोजन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकेगा, जिससे वाहन को पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी और साथ ही साथ प्रदूषण को भी घटाने में मदद मिलेगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसके द्वारा पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इसीलिए एक शब्द अभी आपने देखा है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि यही प्रक्रिया पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के तौर पर करते हैं। वे भी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके कार्बन से प्रतिक्रिया करवा के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसीलिए इसको कहा गया कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत जोधपुर के वैज्ञानिकों ने उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन बनाने की तकनीक को विकसित किया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है सिंधुजा फर्स्ट, यानी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, यानी महासागर तरंग ऊर्जा परिवर्तक। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। अब ये कन्वर्टर क्या करेगा? ये समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। यानी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर किसने विकसित किया? मद्रास, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, और ये समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। याद रखिएगा, इस उपकरण का जो परीक्षण है वो नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह में सफलतापूर्वक किया गया और इस उपकरण का नाम क्या रखा गया? सिंधुजा फर्स्ट, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। ठीक है, इतनी बात आप सिंधुजा वन के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, याद रखिएगा, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया था। यह उपकरण अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए,
यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट बिजली पैदा करने के अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद कर सकता है। कौन? ये सिंधुजा फर्स्ट, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अब्दुस समद, इस मिशन का नेतृत्व यही कर रहे हैं और इन्होंने आईआईटी मद्रास में एक अत्याधुनिक वेव एनर्जी एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग लैबोरेटरी की स्थापना भी की है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि भारत के पास 7,500 किलोमीटर की एक लंबी तटरेखा है जो कि 54 गीगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है, जो कि देश की ऊर्जा आवश्यकता को पर्याप्त मात्रा में पूरा कर सकता है। समुद्री जल, ज्वारीय तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा को संग्रहित करता है। याद रखिएगा, उससे 40 गीगावाट तरंग ऊर्जा का दोहन संभव है। क्लियर है? ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया। याद रखिएगा, भारत के पहले 3D प्रिंटेड कॉर्निया का जो विकास है वो हैदराबाद के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया। अगर हम इसमें शामिल संस्थानों की बात कर लें तो एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया को विकसित किया है। क्लियर है? इसका परीक्षण अगस्त 2022 में किया गया और किस पर किया गया? तो याद रखिएगा, खरगोश पर इसका परीक्षण किया गया। अगला है रोशनी। याद रखिएगा, हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIOT के नाम से जानते हैं, इसने एक लालटेन विकसित की है और ये जो लालटेन है ये भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन है और इस लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी। तो यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है कि रोशनी का संबंध किससे है? ये एक खारे पानी से जलने वाली लालटेन है और दूसरी बात, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात NIOT के द्वारा इसका विकास किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, ये जो तकनीकी है ये लागत प्रभावी, संचालन में व्यवहारिक और इससे देश भर में जो LED बल्ब वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई उजाला योजना थी उसको भी बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? तो इस बात को भी यहां पर याद रखेंगे। अगला है दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक। याद रखिएगा, जापान ने दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक को विकसित किया है। 15 सितंबर 2022 को अमेरिका में एक ऑटो शो के दौरान इसने उड़ान भरी। तो जो दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक विकसित की है वो किसने की है? तो याद रखिएगा, जापान ने विकसित की है। अब प्रश्न उठता है कि जापान की किस कंपनी ने इसको विकसित किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है एयरविंस, यानी जापान की कंपनी एयरविंस ने इस विश्व की पहली उड़ने वाली बाइक को विकसित किया है और उन्होंने बताया कि ये 40 मिनट तक 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। याद रखिएगा, ये पेट्रोल ईंधन है से चलने वाली बाइक है। पेट्रोल ईंधन वाली इस बाइक का नाम टूरिज्मो होवर बाइक रखा गया है। ये जो विश्व की उड़ने वाली बाइक है इसका नाम क्या है? टूरिज्मो होवर बाइक। याद रखेंगे, इसकी कीमत $777,000 है, अर्थात 6 करोड़ रुपए की ये बाइक है। अगला देखिए, इस बाइक को तैयार करने में एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और इस तकनीक में प्रोपेलर्स का प्रयोग किया जाता है ताकि बाइक हवा में संतुलन बनाए रखे। इसके चारों तरफ जो है ये प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं ताकि उड़ने में मदद मिल सके। अगला देखिए, अगला है कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA फर्स्ट पर प्रभावी वैक्सीन को मंजूरी। याद रखिएगा, 15 अगस्त 2022 को ब्रिटेन ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.1 पर पूर्ण प्रभावी वैक्सीन बीवालेंट को मंजूरी दे दी और बीवालेंट को मंजूरी देने वाला ये पहला देश बन गया है। कौन? ब्रिटेन। याद रखिएगा, ये जो वैक्सीन है बीवालेंट, इसको किसने विकसित किया है? तो याद रखिएगा, इसको विकसित करने का काम फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने किया है जो कि USA की कंपनी है। क्लियर है? तो ये भी बात यहां पर आप ध्यान में रखेंगे और याद रखिएगा, ये जो बीवालेंट वैक्सीन है ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दिए जाने की मंजूरी दी है और वैक्सीन की खुराक 50 माइक्रोग्राम है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है कि ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर दी जाएगी। अगला है फ्यूल फ्लिप एनर्जी ने विकसित किया है भारत का पहला एयर गैस मिक्सर। याद रखिएगा, फ्यूल फ्लिप एक कंपनी का नाम है जिसने भारत के पहले एयर गैस मिक्सर का निर्माण किया है। क्लियर है? यानी एयर गैस मिक्सर बनाने वाली पहली कंपनी कौन है? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, फ्यूल फ्लिप का उद्देश्य है स्वच्छ हवा प्रदान करना और डीजल जनरेटर के उपयोग के
कठोर प्रभावों को, मतलब जो इसका पर्यावरण पर कठोर प्रभाव पड़ता है, उसको कम करना। अगला देखिए, अगला है भारत की अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। यानी भारत का अपनी तरह का जो पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है वो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, इसमें कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ने इसमें सहयोग किया है, कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग का। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो भारत का पहला अपनी तरह का ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसमें कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ने, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIMHANS। याद रखिएगा, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों का निदान, उपचार, संदर्भ और उनके ऊपर परामर्श कार्रवाई करने के लिए इसे विकसित किया गया है। क्लियर है? इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।